गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास की आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के इतिहासकारों के बारे में वर्णन करेंगे कि कौन कौन सी विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब हम देखते हैं, हमारा तीसरा इतिहासकार आता है जॉर्ज अब्राहम गिरियसरन। सच्चे अर्थों से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार। अंग्रेजी भाषा में इसकी रचना द वर्नाकुल द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इसकी रचना है। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ है। और प्रकाशन कहां से हुआ है? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, प्रकाशन कहां से हुआ है? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अठारह सौ 88 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा प्रकाशित पत्रिका के विशेषज्ञ के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नोट स्वतंत्र रूप से इस पुस्तक का प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ। तो अब देखते हैं कि जॉर्ज अब्राहम गिरियसरन है, उन्होंने क्या है, सच्चे अर्थों में, यानी उन्होंने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया है। तो इसकी रचना का क्या नाम है? द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसकी ये रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी में हुआ है। और प्रकाशन कहां से हुआ है इसका? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। कहां से प्रकाशन हुआ है? बंगाल से। तो इसका मान लो इस पुस्तक का प्रकाशन है वो एक
पत्रिका विशेषक के रूप में हुआ था 1888 में। तो और अगर स्वतंत्र रूप से इस पुस्तक का प्रकाशन पूछा जाता है तो वो कब होता है? 1889 ईस्वी में। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नवंबर 1957 में किशोरी लाल गुप्त किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद करवाया गया। यानी इस पुस्तक क्योंकि ये पुस्तक पहले अंग्रेजी भाषा में थी, तो इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने करवाया है? वो किशोरी लाल गुप्त ने करवाया है, किशोरी लाल गुप्त ने। और कब करवाया था? 1957 ईस्वी में करवाया था। और किसके माध्यम से करवाया है उन्होंने? हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के माध्यम से। और हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से करवाया था। किस नाम से? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इस पुस्तक का है वो हिंदी में अनुवाद करवाया गया है। इस पुस्तक में कुल 952 कवि हैं। कितने कवि हैं? कुल 952 कवि हैं। ये सभी कवि हिंदी भाषा के हैं। और इस रचना में अन्य भाषा जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का स्थान नहीं दिया गया। तो इस पुस्तक में कुल कितने कवि हैं? इस पुस्तक में कुल 952 कवि हैं। और वे सारे के सारे कवि किसके हैं? हिंदी भाषा के कवि हैं। सभी कवि हैं वो हिंदी भाषा के कवि हैं। तो कहा जाता है कि उन्होंने अपनी रचना में अन्य भाषा जैसे पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, संस्कृत, इन भाषाओं का उन्होंने अपनी रचना में कोई महत्व नहीं दिया है। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा है। कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का जो विकास क्रम था उसको उन्होंने 4 श्रेणियों में बांटा है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
कौन कौन सी है वो 4 श्रेणियां? चारण काव्य, धर्माश्रित काव्य, प्रेमाश्रित काव्य या प्रेम काव्य भी कहते हैं इसको, और चौथा है हमारा राज्य आश्रित काव्य यानी दरबारी काव्य। तो 4 श्रेणियों को संपूर्ण हिंदी साहित्य के विकास क्रम को उन्होंने बांटा है। और काल विभाजन, हिंदी साहित्य के इतिहास को संपूर्ण 12 कालखंडों में विभाजित किया है। कौन कौन से खंड है वो? चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी के प्रेम कविता, वर्ज का कीर्तन संप्रदाय। तो काल विभाजन के आधार पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपूर्ण काल हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? 12 कालखंडों में बांटा है। तो पहला काल उन्होंने क्या रखा? चारण काल। दूसरा काल है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है वर्ज का कीर्तन संप्रदाय। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठ है तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और 12वां है विविध। इस प्रकार इन्होंने हिंदी साहित्य को 12 कालखंडों में बांटा है। ये 12 क्रम से याद रखना है आपको। मुगल दरबार है, तुलसीदास है, रीतिकाल या तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि हैं, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और विविध।
तो नोट नोट लगाकर लिखो, इन्होंने 14वीं शताब्दी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 12 अध्याय, ये 12 कालखंड मूलतः इसके 12 अध्याय हैं, अध्याय मात्र हैं। जो 12 कालखंड है वो क्या है? 12 अध्याय मात्र हैं। इस रचना में 12 कालखंड होने के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में इस पुस्तक को स्थान नहीं दिया गया। क्योंकि उन्होंने कालखंडों की संख्या बहुत अधिक बता दी थी, जिस कारण इन्होंने कहा है कि यह हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक में इससे की रचना को स्थान नहीं दिया गया है। तो इसके अन्य महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण कार्य द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, पुस्तक की रचना। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण 1902 ईस्वी से 1909 ईस्वी। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। तो इनके महत्वपूर्ण कार्य है कि एक तो उन्होंने द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक की रचना की थी। दूसरी भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण भी किया था 1902 से 1909 तक, और तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन भी उन्होंने किया था। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी पर 12 निबंध लिखे हैं। जिनका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य
विशारद, वियन्ना से करवाया गया। वाचन कहां से करवाया गया इसका? प्राच्य विशारद वियन्ना से। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने भक्ति काल को क्या कहा है कि भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किसके अनुसार? जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन के अनुसार हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा का है। हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा कौन सी भाषा का है कि हिंदी भाषा है वो अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा है। इंपॉर्टेंट। और ये एक 12 निबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने निबंध लिखे हैं उन्होंने तुलसीदास पर? 12। और उसका वाचन कहां से करवाया गया है? प्राच्य विशारद वियन्ना के द्वारा उसका वाचन करवाया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सॉरी, यहाँ प्राच्य विशारद सभा आएगा। प्राच्य विशारद सभा वियन्ना के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस पुस्तक को हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस पुस्तक को क्या है? हिंदी साहित्य वर्तमान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वर्तमान में इस रचना को हिंदी साहित्य की पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी है। और इस ग्रंथ को बड़ा वरित संग्रह कहकर पुकारा है। तो इस ग्रंथ को उसने क्या कहा है कि यह तो बड़ा भारी वरित संग्रह है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस पुस्तक को महत्व नहीं दिया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चौथा कवि आएगा हमारा मिस्र बंधु।
हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन की परंपरागत रूप से लिखने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार। क्या हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन की परंपरा के रूप में सर्वप्रथम लिखने वाले इतिहासकार कौन है? मिश्र बंधु। उन्होंने क्या है, परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। इटौजा लखनऊ में मिश्र ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न हुए तीन भाइयों द्वारा मिलकर इस ग्रंथ को रचना की है। यानी मिश्र बंधु है, ये तीन भाइयों ने मिलकर लिखा है। इसकी रचना का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। रचना का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। 1913 ईस्वी में। इस रचना के 4 भाग हैं। पहला, दूसरा और तीसरा भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। चौथे भाग का प्रकाशन 1939 ईस्वी में। यानी मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु है, इनकी रचना का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद रचना का नाम है। ये प्रकाशित कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। और इस रचना के कुल कितने भाग हैं? इस रचना के कुल 4 भाग हैं। ध्यान रखना, मिश्र बंधु विनोद है, इसमें कितने भाग हैं? 4 भाग है। पहला, दूसरा और तीसरे भाग का तो प्रकाशन कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। और चौथे भाग का प्रकाशन होता है 1939 में। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मिश्र बंधु विनोद है, उसमें कितने भाग हैं? तो हमारा आंसर रहेगा 4। और चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1939 में। पहले 3 भागों का प्रकाशन पूछा जाता है तो हमारा आंसर आएगा 1913 ईस्वी में। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस रचना में इन्होंने 5000 कवियों को शामिल किया है। वास्तविक संख्या 4591। इस रचना में अज्ञात कवियों को भी शामिल किया गया है।
हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक इतिहास इसी पुस्तक में देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक इतिहास, इतिवृत्तात्मक इतिहास है वो हमें किस पुस्तक में देखने को मिलता है? मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में ये इतिवृत्तात्मक इतिहास है, द्विवेदी युग में भी हमें देखने को मिलेगा। इस पुस्तक की अधिकांश सामग्री नागरी प्रचारणी सभा नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा करवाई गई हिंदी ग्रंथों की खोज कार्य हिंदी ग्रंथों की खोज कार्य द्वारा करवाई गई प्रतीत होती है। नहीं, इस पुस्तक का अधिकांश सामग्री है वो काशी नागरी प्रचारणी सभा यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हिंदी हिंदी ग्रंथों की खोज कार्य के माध्यम से करवाई गई है। कहा जाता है कि मिश्र बंधु का झुकाव है वो नागरी प्रचारणी सभा काशी के खोजे गए कार्यों में ही था। मिश्र बंधुओं का झुकाव नागरी प्रचारणी सभा काशी के खोज कार्य में था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास इसी पुस्तक में मिलता है।
क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन को बांटने में अगर सर्वप्रथम प्रयास है तो वो किसका है? मिश्र बंधु विनोद का। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को आठ खंडों में बांटा है। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहले आएगा आरंभिक काल। आरंभिक काल का समय है 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत। इसके भी उन्होंने क्या है, दो भाग किए हैं। पहला भाग पूर्व आरंभिक काल और दूसरा भाग है उत्तर आरंभिक काल। तो पहले भाग की समय सीमा रखी है 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत और इसकी 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत। दूसरा काल आता है माध्यमिक काल। मध्यकाल। तो मध्यकाल की सीमा क्या है? 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत। फिर इसके भी उन्होंने क्या है, दो भाग किए हैं। इसका पहला भाग है पूर्व मध्यकाल। जो 1445 विक्रम संवत से 1590 विक्रमी संवत। दूसरा भाग का नाम दिया है प्रौढ़ काल। पंद्रह सौ इक्यानवे विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में बांटा है? 8 काल खंडों में बांटा है। और प्रत्येक के क्या है, पहले उन्होंने आरंभिक काल दिया था। आरंभिक काल की सीमा मानी है 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत और इसके उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है पूर्व आरंभिक काल और दूसरा आता है उत्तर आरंभिक काल। तो पूर्व आरंभिक काल की सीमा मानी है 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत से और दूसरा उत्तर आरंभिक काल आता है तो इसकी सीमा है 1344 ईस्वी से 1444 ईस्वी नहीं है, सॉरी, विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत से। फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल की सीमा है 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत। फिर इसके भी उन्होंने क्या है, दो भाग कर दिए हैं, पूर्व मध्यकाल और प्रौढ़ काल। देखो यहाँ तो उत्तर दे दिया, यहाँ प्रौढ़ दे दिया, ध्यान रखना है। तो पूर्व मध्यकाल की सीमा रखी है उन्होंने 1445 विक्रम संवत से 1590 विक्रम संवत और प्रौढ़ काल की सीमा रखी है उन्होंने 1591 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब तीसरा आता है अलंकृत काल। समय सीमा 1681 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत। फिर इसके भी उन्होंने क्या है, दो भाग किए हैं।
पहला पूर्वालंकृत काल और दूसरा उत्तरालंकृत काल। इसकी सीमा मानी है उन्होंने 1681 से 1790 विक्रम संवत और 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत। फिर चौथा काल आता है परिवर्तन काल। तो परिवर्तन काल का समय क्या है? 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रमी संवत। और पांचवा काल आता है वर्तमान काल। उन्नीस सौ 26 से अब तक। इसके कालखंडों को क्या है ध्यान में रखना है कि उन्होंने कौन कौन से कालखंड को कौन कौन से नाम दिए हैं और किसके भाग हैं। देखो पहले तो आरंभिक काल आ गया। आरंभिक काल में उन्होंने पहले तो पूर्व आरंभिक दे दिया, बाद में उत्तर दे दिया। फिर मध्य काल आया तो मध्य में पहले पूर्व दे दिया, बाद में प्रौढ़ दे दिया। फिर अलंकृत काल आता है तो अलंकृत में पहले पूर्व अलंकृत दे दिया, बाद में उत्तर अलंकृत दे दिया। फिर परिवर्तन काल आता है, फिर वर्तमान काल आता है। तो इसके काल से प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने किस किस नाम से काल का आधार रखा है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। निम्नलिखित दो प्रमुख कारणों से इस पुस्तक को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं दिया गया। तो एक तो इसका प्रमुख कारण है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ है वो विक्रम संवत 700 से माना है। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 700 विक्रमी संवत से, क्योंकि इसकी रचना का काल हमने पढ़ा है वो भी 700 से ही शुरू होता है। दूसरा इसका प्रमुख कारण क्या है? कालखंडों के नामकरण की पद्धति अलग अलग है। अलग अलग हमने पढ़ी है। देखो पहले आरंभिक काल आया तो उसने पूर्व आरंभिक काल दे दिया और बाद में उत्तर काल दे दिया। फिर मध्य काल आता है तो पहले पूर्व काल दे दिया, बाद में प्रौढ़ काल दे दिया, कहीं अलंकृत काल दे दिया, कहीं उत्तर अलंकृत काल दे दिया। इस प्रकार उसके नामकरण की पद्धति भी क्या है अलग अलग है, जिस कारण उसको हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं दिया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस रचना को बड़ा भारी प्रकांड कवि वृत्त संग्रह का है कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी रचना को क्या कहा है
कि ये तो बड़ा भारी प्रकांड कवि वृत्त संग्रह है, ऐसे कहकर इसको पुकारा है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। नोट, शुक्ल ने स्वीकार किया है कि कवियों का परिचयात्मक वर्णन विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिया है। क्या शुक्ल ने खुद स्वीकार किया है कि कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है वो मैंने कहा मिश्र बंधुओं से लिया है, यानी मिश्र बंधु विनोद पुस्तक से लिया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को क्या कहा है? परिश्रम संकलनकर्ता कहा है। परिश्रम यानी परिश्रमी संकलनकर्ता मिश्र बंधुओं को कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इंपॉर्टेंट है। तो मिश्र बंधुओं की एक और रचना मिलती है हमें, हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न, इस रचना में उन्होंने 9 कवियों को शामिल किया है। इस रचना में 9 कवियों को शामिल किया गया है। तो 9 कवि कौन कौन से हैं? तुलसीदास, सूरदास, कबीर, केशवदास, बिहारी, देव, त्रिपाठी बंधु, चंद्रवरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। त्रिपाठी बंधु में मत्तीराम और भूषण। तो ये 9 कवि हैं जो उन्होंने हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को शामिल किया है। कितने कवियों को शामिल किया है? 9 कवियों को। और ध्यान रखना है भी कौन कौन सा कवि है। तुलसीदास है, सूरदास है, कबीर है, केशवदास है, बिहारी, देव, त्रिपाठी बंधु यानी मत्तीराम या भूषण, चंद्रवरदाई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। प्रश्न बन सकता है कि मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में जो 9 कवि शामिल किया इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप ध्यान रखना है कि 9 कौन कौन से कवि हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।